चलिए शुरू किया जाए। तो बच्चे लोग कैसे हैं आप सभी? सब मस्त चल रहा है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यह है बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 6, मेरा बचपन, माई चाइल्डहुड। मेरा बचपन नहीं बेटा, राइटर का बचपन। और राइटर कौन है इस कहानी के? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, भारत के 11th प्रेसिडेंट। उनके बारे में कहानी है, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। खैर, अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानते हैं तो आप दो चीज़ें जरूर जानते होंगे। पहली चीज़ कि आपने पृथ्वी मिसाइल के बारे में सुना होगा, और पृथ्वी मिसाइल के बारे में नहीं सुना है तो अग्नि मिसाइल के बारे में तो जरूर सुना होगा। और अगर अग्नि मिसाइल के बारे में भी नहीं सुने हैं तो आपका फिर जीवन व्यर्थ है। ठीक है ना? क्योंकि यार स्टूडेंट हैं आप सभी, इतना तो पता होना चाहिए आपको। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी में इनका योगदान माना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी रहे। इनकी जो जीवन की यात्रा रही ना, बड़ी कठिन रही। बचपन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा, हालांकि पढ़ने में बहुत होनहार थे, आप ही की तरह मेहनती थे। ठीक है ना? देखिए, और जब बाद में ये फेमस होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो अपनी एक जीवनी लिखते हैं बेटा, जिसे अपन बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब अपने से बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी या सेल्फ बायोग्राफी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये बुक आपको मिल जाएगा दुकान में, शायद इसका रेट 160 या 180 रुपये के आसपास है। पतली किताब है लेकिन अच्छी किताब है। ठीक है ना? दूसरी बात कि हिंदी में इसे बोलते हैं अग्नि की उड़ान। विंग विंग का मतलब पंख होता है इसे, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसको, आग वाले पंख, ऐसे कुछ अजीब गरीब नाम नहीं है, अग्नि की उड़ान ही नाम है उसका। चलिए, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट ही निकाला गया है, क्योंकि बायोग्राफी तो बंदे की 70-80 साल की होती है। अभी जस्ट हमने पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बायोग्राफी थी उसको पढ़ा हमने, है ना? उसी तरह से इनका भी अपन पढ़ते हैं। और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सच कहूँ तो बहुत प्यारा चैप्टर है कि कैसे एक बंदा स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ जाता है। और बात ऐसी नहीं है कि ये बंदा 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले ऊपर चला गया। मतलब ऊपर नहीं, मतलब उस लेवल पे आया। जैसे मोदी जी के बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो चाय बेचा करते थे बचपन में। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आज से 30 साल बाद इस देश का प्रधानमंत्री या देश का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, या 30 साल बाद बिलियनियर कौन बनेगा, ये कहना मुश्किल है। वो हो सके आप ही के आसपास घूम रहा हो, या हो सके कि आप ही हो, कुछ भी हो सकता है ना? बस उस लेवल का मेहनत करना होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है। आइए बाबू, पढ़ते हैं इसको अच्छे से, हर लाइन को ढंग से पढ़ते हैं। कहा जाता है, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेटमैन। स्टेटमैन का मतलब होता है नेता जी, वही एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा है। एपीजे का फुल फॉर्म होता है अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम, लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है ना? इनका जो है प्रोजेक्ट इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इनटू 21st सेंचुरी, वही बताया गया है। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। अब 2002 से कितना तक रहे आप बताइए मुझे? 2002 से रहे 2007 तक, 5 सालों का कार्यकाल रहता है। ठीक है ना? तो इनकी बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी विंग ऑफ फायर, उसका ही एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। चलिए, ये अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि खुद लिख रहे हैं ना कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्म लेता हूं। कहाँ है वो एक आइलैंड है जिसका नाम है रामेश्वरम। अभी भी आप जब सर्च कीजिएगा गूगल पे तो रामेश्वरम आपको दिख जाएगा, क्योंकि अभी भी है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, अर्स्टवाइल का मतलब होता है पुराना या पूर्व। पहले वाला मद्रास स्टेट जो है ना, पुराना वाला हिस्सा, उस पे मेरा आइलैंड था, उस पे मेरा गांव बसा हुआ था। मेरे पिताजी हैं, उनका नाम था, देखिए नाम में आपको थोड़े से जो है ना, इनके नेम्स थोड़े से अजीबोगरीब लगेंगे, क्योंकि भाई पहली बात तो कि ये तमिल के हैं, साउथ के हैं। साउथ में ऐसे भी अजीबोगरीब नाम रहता है, ऊपर से मुसलमान है तो बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे। तो नाम थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ कर दूंगा बोलते बोलते, तो मुझे माफ कर दीजिएगा उसके लिए। ठीक है ना? लेकिन आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा। इनका पिताजी का नाम क्या है? जैनुल्ला, देखो गड़बड़ कर रहा हूं ना, कहा गया है जैन उल अब्दीन।
भाई मैं हिंदू हूँ और मुसलमान नाम बोलने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है ना, जो है सो है। तो इनके पिताजी का नाम है जैन उल अब्दीन, had neither much formal education nor much wealth. Despite this disadvantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. कहने का मतलब ये बताते हैं कि मेरे जो पिताजी है ना, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा वेल्थ इनके पास नहीं था। डिस्पाइट दीज, इन चीजों के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इन चीजों के बावजूद, डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, हालांकि ये खराबी ही है कि पैसा नहीं है, आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी था ना, इनमें इनेट विजडम था। इनेट का मतलब होता है बाबू जन्मजात, जन्मजात, जन्म से जो चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा कई सारे बच्चों को जो पढ़ाई नहीं करते हैं प्रॉपरली, लेकिन एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लेंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आ जाते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो इनमें इनेट विजडम होता है, जन्मजात बुद्धि होती है और जेनरसिटी होती है। जेनरसिटी का मतलब होता है दयालुपन। ओके, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, ये अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं। इनकी मम्मी का नाम है आशिमा। मम्मी का नाम सबसे प्यारा है, मम्मी का नाम सबसे प्यारा, सबसे आसान है। बाकी पिताजी का नाम तो मैं अभी दोबारा बोलूंगा तो फिर से लड़खड़ा जाऊंगा। इनकी मदर जो है बहुत ही प्यारी मतलब महिला है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ एक समाज सेविका रही। और सी फेड एवरी डे, फेड का मतलब हो गया सभी गरीब लोगों को खाना खिलाती थी, ठीक है ना। और ये इतने लोगों को खाना खिलाती थी प्रतिदिन, उतने हमारे फैमिली में मेंबर नहीं थे। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे याद नहीं है ढंग से, ठीक है ना। ये लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर के लोग ज्यादा होते थे कई बार। कहने का मतलब कि बहुत ही एक प्यारा वातावरण में पले बढ़े हैं, और इसी वजह से इनका जो नेचर रहा वो मरते दम तक बहुत प्यारा रहा। इनके इंटरव्यूज वगैरह आप देखोगे ना पुराने वाले, तो ग्राउंड पे बैठ के नीचे नीचे सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, नीचे ग्राउंड पे बैठ के मस्त ऐसे मुस्कुरा रहे हैं ऊपर देख के। इनको कोई मतलब ऐसा कहने कि घमंड या इच्छा ऐसी कोई चीज नहीं, बहुत सिंपल व्यक्ति, डाउन टू अर्थ बोलते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है बाबू। और ऐसा बनना भी है आपको भी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एट द एंड कुछ नहीं ले जाना है ऊपर, कमाना है, पैसे तो कमाने ही है, घर चलाना ही है, खूब कमाइए, खूब शोहरत कमाइए, खूब शोहरत लुटाइए, एकदम चिल बंदा रहिए, लेकिन ताकत अपने पास इतना रखिए कि जिस चीज़ को देखें उस चीज़ को एक बार में खरीद लें, ठीक है ना। तो ऐसा एकदम कूल रहना है, लेकिन जब अपने ऊपर आएगा तो अपना असली पावर दिखाना, ठीक है ना। चलिए, कहा जाता है कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन। अब आपको पता होना चाहिए कि जनरली हम, देखिए ये कोई मेरा कंजर्वेटिव माइंडसेट नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि मुसलमान के जनरली ज़्यादा बाल बच्चे होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो है 6-7 भाई बहन थे, 6-7 थे कि 8 थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ये जो थे अपने बारे में बताते हैं कि मैं थोड़ा सा अनडिस्टिंग्विश्ड था। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा खराब दिखता था और सबसे छोटा था। मेरा फेस जो है ना, फेशियल कट या मेरा कलर काले थे, मैं अच्छा नहीं दिखता था, नाटा भी था मैं, है ना। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, मेरे माता पिता ठीक ठाक थे, लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा अजीबोगरीब दिखता था। हम लोग ना एक एंस्ट्रल हाउस, एंस्ट्रल हाउस मतलब क्या होता है, मतलब देखिए एंसिस्टर का मतलब होता है पूर्वज, तो एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो कि है एंस्ट्रल हाउस। कहने का मतलब पुराने घर में, दादा परदादा के घर में हम लोग रह रहे हैं, जो कि 19th सेंचुरी का बना हुआ था। वो भी 19th सेंचुरी कब का, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 के आसपास वो घर बना हुआ था। और एक कहानी लिखी गई है, मतलब ये जब छोटे रहे उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब की कहानी है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कहानी जो है 1940 के आसपास की है, ठीक है बेटा। तो घर बहुत पुराना है इनका, 90 साल पुराना घर है। और वो घर जो है पक्का मकान तो था, लेकिन चूने का बना हुआ था बेटा। क्या चीज का बना हुआ था, लाइमस्टोन का बना हुआ था, और ब्रिक ईंटें थी। जानते हो पहले 10-10 इंच का, 10 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 10 इंच का तो आपको, मेरे घर जाओगे कभी, आओगे आप लोग तो मेरे घर आइएगा आप लोग एक बार, ठीक है ना। मेरे घर आइएगा तो मैं आपको 10 इंच का दीवार दिखा दूंगा। अभी तो घर 5 इंच के दीवार में बन जाता है। और उससे पहले जाओगे ना,
20 इंच की दीवारें मिलेंगी आपको। और उससे पहले जाओगे 100 साल और पीछे, 40 इंच का बड़ा बड़ा दीवार मिलेगा, ये बड़ा बड़ा दीवार, समझ गए? ऐसा होता था। और उन दीवारों को जोड़ने के लिए बेटा सीमेंट नहीं होता था तब, चूना पत्थर या मिट्टी का गारा बोलते हैं, मतलब मिट्टी का घोल, वो होता था, ठीक है, उससे काम हो जाता था। और इनका घर कहाँ था? मस्जिद गली के पास। मॉस्क स्ट्रीट लिखे हैं, लेकिन लोग आम भाषा में क्या बोलते होंगे? मस्जिद गली, मंदिर वाली गली बोलते हैं ना, कि मस्जिद गली के पीछे आ जाओ, मंदिर गली के पीछे आ जाओ, ऐसे। तो बोला है कि माई ऑस्टेयर फादर, देखो ऑस्टेयर को मार्क करना मैं भूल गया। ऑस्टेयर का मतलब होता है सीधा साधा, सिंपल। फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल थिंग्स। इन एसेंशियल का मतलब अननेसेसरी कंफर्ट को वो इग्नोर करते थे, उनको ज़्यादा बहुत चीज़ें नहीं चाहिए थी, कि मतलब गाड़ी घोड़ा साइकिल। अब उस समय साइकिल में बोल रहा हूँ, अभी तो एसी और कार की बात होगी। तो इनके पिताजी जो है ये सब फालतू की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, लेकिन हाँ लाइफ के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें थी, जैसे खाना पीना, ओढ़ने के लिए चादर, पहनने के लिए कपड़े, ये सब प्रोवाइड कराते रहे जीवन भर, उसमें कोई कमी नहीं की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, कपड़े। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो मेरा जो बचपन है ठीक ठाक रहा, हर वो चीज़ मिली जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, दवाइयाँ, खाने, कपड़े। और मेरा जो जीवन है इमोशनली भी ठीक ठाक रहा, क्योंकि मैं एक अच्छे माहौल में पल बढ़ रहा हूँ, है ना। आगे बताता है कि उस समय की बात है 1939, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया अचानक से, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, आप लोग क्लास 9th में हैं, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कराया। मैंने आपको ऑल्बर्ट आइंस्टाइन वाला चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि उसमें भी वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र है, यहाँ भी वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र है। अब एक चीज समझो कि एपीजे अब्दुल कलाम और हमारा जो अरे ये क्या नाम बोल रहा हूँ, आइंस्टीन, ध्यान से उतर जाती हैं चीज़ें कभी कभी, ठीक है ना, तो उसमें माइंड नहीं करना है, तो कभी कभी अंदर होता है लेकिन मुंह पे नहीं आता है। तो आइंस्टीन और एपीजे अब्दुल कलाम काइंड ऑफ एक साथ वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, और दोनों ही ब्रिलियंट माइंड के लोग रहे। बताते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो मैं जो हूँ 8 साल का था। अब इस टर्म में आप देख सकते हैं कि आइंस्टीन जो है इनसे बड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तो आइंस्टाइन बूढ़े हो चुके थे उस समय था, और ये बस 8 साल के हैं, उनसे छोटे हैं ये। ओके बाबू, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टमारिंड सीड इरप्टेड इन द मार्केट। इरप्ट का मतलब होता है वोल्केनो इरप्शन होता है ना, अचानक से फट पड़ना, उसी तरह से मार्केट में अचानक से बीज, किस चीज के बीज बेटा? इमली के बीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि इमली के बीज को पीस के, पता नहीं कितना सच है, मैंने भी नाना के मुंह से सुना हुआ है, मेरे नाना भी आर्मी में थे, ठीक है, तो बोलते थे कि इमली का बीज का दवाई बनता है, पीस के उसके साथ घाव वाव लगता होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में सैनिक जख्मी हो रहे हैं, मे भी पता नहीं क्या सच्चाई है, मुझे भी नहीं पता ढंग से। तो उस समय जो है इमली के बीज की डिमांड बढ़ जाती है, मैं इकट्ठा करता था और उसको जो है बेच देता था, है ना। देखो क्या लिखा है, आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन, मस्जिद गली में जाकर उसको बेच देता था। दिन भर कलेक्ट करता था ना, तो मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट, प्रिंसली सम, प्रिंसली सम का मतलब होता है अच्छा खासा अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट, बच्चा है ना, तो मुझे एक अन्ना मिल जाता था दिन भर के लिए। एक अन्ना कितना होता है आपको पता है? जब मैं छोटा था तो मैं 4 आना मैंने यूज किया हुआ है। पहले एक टॉफी आती थी, 1 रुपये में 4 को मिलती थी, ठीक है ना, तो 25 पैसा बोलते हैं इसको, 1 रुपये में 16 आने होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब तो 8 आना भी बंद हो गया, 4 आना भी बंद हो गया, अब कुछ समय बाद तो 1 रुपये भी बंद हो जाएगा, देखिएगा। लेकिन वहां पे 1 अन्ना की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि आजादी के समय तक, यानी 1947 तक, भारत में 1 रुपये की वैल्यू $1 के बराबर थी, ठीक है ना। चलिए, कहा जाता है कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ रहे, अब ब्रदर इन लॉ कौन है भाई? ब्रदर इन लॉ क्या मौसेरे भाई के चचेरे भाई, यहाँ तो क्लियर नहीं किया गया है। उनका नाम था जलालुद्दीन। उन्होंने मुझसे कहा ना
मतलब कहा गया कि मुझसे वो स्टोरी सुनाया करते थे वॉर की, जो लड़ाइयाँ होती है, जैसे रसिया ने उस पर लड़ लिया, फिर हिटलर उधर लड़ लिया, तो सब कहानी मेरे बड़े भैया मुझे सुनाया करते थे। ठीक है, और जो जो सुनाते थे मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि अरे सही में ऐसा हो रहा है, सही में आज 5,000 लोग मारे गए तो भी एक सिंगल बम से। तो मैं जाके मार्केट में, एक उस समय मैगजीन या उस समय पेपर आता था दिन मनी करके, उसमें मैं ट्रेस करता था। ट्रेस का मतलब हो गया बेटा फाइंड करना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या चैप्टर में? सारी चीजें आसान जा रही, बहुत स्मूथली हम लोग पढ़ रहे हैं। Our area being isolated was completely unaffected by the war। अभी बच्चे थे ना उस समय 8 साल के, तो अपने आप से बोलते हैं कि उस वार का हम पे कोई असर नहीं पड़ता था। हमारे एरिया जो कंप्लीटली आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन के समय आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, क्वारंटीन और आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अकेलापन। तो इनका आइलैंड अकेले था और इनको कोई दिक्कत नहीं थी, जाहिर सी बात है। और वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता होना चाहिए भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया था। ठीक है, भारत ने हिस्सा नहीं लिया, हालांकि इसको फोर्स करा गया था। देखो यहीं पे तो लिखा गया है कि बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस। ब्रिटेन वाले फोर्स करते थे कि जो है ना तुम लोग भी शामिल हो जाओ, लेकिन नेहरू जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे ना सपोर्ट करने लायक नहीं हो तुम लोग। वन में किया था हमने देख लिया वो खिलाफत मूवमेंट वगैरह जो आप लोग देखते हैं, हिस्ट्री पढ़िएगा तो पता चलेगा। ठीक है ना, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ ना, मैं घुसना चाहता हूँ उसमें ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है मैं समझा सकता हूँ चीज़ें, लेकिन बोलने लगूंगा तो फिर जानते हो उस समय बहुत ज़्यादा खींच जाएगा। आगे बताया जाता है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो इनका जो स्टेशन था रामेश्वरम का, तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है पहली बार, तो एक इमरजेंसी लग जाती है देश में उस समय। ठीक है ना, तो हॉल्ट, उस हॉल्ट पे जो है मतलब रामेश्वरम हॉल्ट पे ट्रेन रुकनी बंद हो जाती है बेटा, ऐसा बताने का प्रयास किया गया यहाँ पे। तो यही लिखा गया फर्स्ट कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है पहली मुसीबत, पहली दुविधा जो हमने झेला वो यही था कि हमारा ट्रेन वहां पे रुक गया। और सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट, सस्पेंशन का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसको रोक देना, जैसे सस्पेंड किए जाते हैं पुलिस वाले, तो वहां पे क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए उनको थाने आने से मना कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो जो माहौल चल रहा था, ट्रेनें रुकती नहीं थी। ठीक है ना, तो मेरा भाई जो है ना शमसुद्दीन, वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था पेपर का उस समय, लेकिन ट्रेन रोक के तब ना माल उतरे। जब ट्रेन रुकती नहीं थी तो ऐसे स्थिति में क्या किए जाते थे कि ट्रेन पे जो पेपर्स होते थे उसको ट्रेन से ही फेंक दिया जाता था सड़क पे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कहीं पे तो लिखा गया था, देखो यहाँ पे लिखा है थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड। देखो रोड लिखा गया बेटा, स्टेशन नहीं लिखा गया है, तो चीजों का ध्यान देना है। तो चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता था पूरा बंडल। तो ये और इनके कजन जो है, इनके भैया जो है, इकट्ठा करते थे एंड देन उसके बाद उसको सेल करते थे। ठीक है ना, और इनके जो भैया थे शमसुद्दीन, कजन इनके, इन्होंने इनको फोर्सफुली बोला कि चल पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, आप लोग कभी पटना अगर आते हो तो आपको मैं कभी पटना सिटी घुमाऊंगा। पटना सिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे खूब मुसलमान है, ढेर सारे। और मैंने एक चीज़ मुसलमान लोगों में बहुत अच्छा देखा है कि ये लोग काम करने में पीछे नहीं हटते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको पटाखा बनाते मिल जाएगा, छोटे छोटे बच्चे खिलौना बनाते मिल जाएगा, बिंदी बनाते मिलेगा, चूड़ी बनाते मिलेगा, मैंने देखा है आंखों से। तो मुसलमान लोग सब मेहनती तो होते हैं भाई, ठीक है ना। हिंदू ऐसा नहीं कि मेहनती नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हर काम नहीं करते हैं, हम लोग हर काम नहीं करते हैं, वो लोग हर काम कर लेते हैं, जो कि इकोनॉमिकली अच्छा है। ठीक है ना, आइए तो खैर आगे बढ़ते अपन। तो हाँ, वहाँ से मैंने चीज़ें करी एंड देन वहाँ से मैंने फर्स्ट वेज अपना कमाया। वेज का मतलब वही सैलरी हमने पहली कमाई। और वो सच बताऊँ तो इतना खुशी का टाइम था जब मैंने पहले अपना मोटा अमाउंट कमाया कि हाफ अ सेंचुरी लेटर, इतना ज़्यादा पैसा मैंने कमाया कि हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, सर्ज का मतलब होता है उमड़ना, प्राइड का मतलब होता है गर्व, यानी कि जो मैंने पहली अर्निंग कमाई थी ना, उसका गर्व मुझे आज तक होता है। जैसे कि आप लोग अभी छोटे हैं, मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ
कि मेरी जो पहली अर्निंग थी वो पता कितनी थी, गेस करिए। 400 रुपये थी। जब मैं क्लास 8 में था तो मैं एनसी और एक बच्ची एनसी में थी और एक बच्चा यूकेजी में था, उन दोनों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। फर्स्ट टाइम वहाँ मैंने 400 रुपये कमाए थे। ये काम मैंने लगभग 6 महीने तक किया था। तो कितना हो गया, 6 चौको 24, 2500 रुपये के आसपास मैंने कमाया वहाँ से। वो खुशी मुझे अभी तक याद है। वो जो 400 रुपये मैंने कमाए वहाँ पे, उसका फीलिंग ही अलग था। अभी 40,000 भी दे दो तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो पैसे थे ना यार, वो फिर मतलब नहीं कह सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप 400 देखोगे, लेकिन मैं अपने महीने भर की मेहनत देख रहा हूँ। जब मैं पैसे गिनता था, होते थे 4 ही नोट, लेकिन बार बार मैं उसको गिन रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये आपके साथ भी होगी जब अपना पहला अर्निंग आप करोगे। और नीचे कमेंट में लिखना अगर कभी अर्निंग की हो तो कितना आपने कमाया है अपनी पहली अर्निंग। हाँ, तो अभी हमारे कलाम साहब बोलते हैं कि हर बच्चा जो है ना, एक गुण लेके पैदा होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा होता है, जो कि उसकी इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड का मतलब उसके माता पिता से आना, उसके शरीर में आती है। ठीक है ना, बाहर से चीजें नहीं आती है। into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority। मतलब बता रहा है कि उसके माहौल से बच्चे के अंदर चीजें आती है, उसका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसका जो माइंडसेट बनता है ना, वो बचपन में ही डेवलप हो जाता है। और 8 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। समझ गया। हाँ, बाद में अगर अदर लोगों से मिल रहा है तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, लेकिन 7-8 साल तक आप बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा है, आपका भाई या वो जो भी, तो उसको खाली पुलिस वाला मूवी दिखाइए, खाली पुलिस वाला मूवी दिखाइए, पुलिस को लड़ते हुए, पुलिस को चाकू चलाते हुए, पुलिस को बंदूक चलाते हुए, वो बोलेगा ना कि भैया हमको पुलिस बनना है। उसके दिमाग में, उसके सब कॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। समझ गए। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है बेटा। तो मैंने जो है अपने पापा से क्या इनहेरिटेट किया, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। और मम्मी से क्या मतलब मैंने प्राप्त किया, तो गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड 3 ब्रदर। कहने का मतलब, पापा से मुझे ऑनेस्टी और डिसिप्लिन का रूल मिल गया, मम्मी से मुझे काइंडनेस सीखने को मिला, जो कि मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूं। ठीक है ना। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मेरे 3 दोस्त थे, मेरे 3 दोस्त हैं। तीनों का नाम आपको ध्यान रखना बाबू। पहला का नाम है रामानंद शास्त्री। ये रामानंद लिखा गया, ठीक है ना, रामानंद नहीं पढ़िएगा इसको। रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। अब देखो यहाँ पे एन लिखा गया है, यहाँ पे भी एन लिखा है, तो साउथ में ना एन वगैरह जोड़ जोड़ के नाम लंबा कर ही देते हैं। तो शिव प्रकाश हो सकता था अगर वो बिहार का होता, लेकिन साउथ का है तो उसका नाम है शिव प्रकाशन। अरविंद हो सकता था अगर वो यूपी का होता, लेकिन वहां का है तो उसका नाम है अरविंदन। कोई दिक्कत नहीं। ऑल दिस बॉय कहां से आते थे, तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब वही होता है कट्टर हिंदू। नहीं भाई, कट्टर नहीं होता है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो मेनली हिंदू है, पुराने हिंदू। ठीक है ना। कट्टर मतलब अलग चीज हो गया। कट्टर को इंग्लिश में बोलते हैं फैनेटिक। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब पुराने हिंदू, पुराने रिचुअल्स को फॉलो करते आ रहे हैं। चलिए, एज चिल्ड्रेन नन ऑफ, देखिए बचपन में ना जब हम छोटे रहे तो हमें किसी तरह का कोई डिफरेंस या जातिवाद या धर्म को लेकर ऐसा नहीं रहा जैसे आज होता है। ठीक है ना। 7 साल का बच्चा भी बोलता है कि मुसलमान गलत है या हिंदू सही है, या 7 साल का मुसलमान भी रहेगा तो बोलेगा हिंदू गलत है, क्योंकि उसको सिखाई जा रही है चीजें वैसी। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना। हम हालांकि अलग अलग डिफरेंट रिलीजन में हमारा अपब्रिंगिंग हुआ। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण। पालन पोषण हुआ, बावजूद इसके हम लोग इतने क्लोज थे ना हम चारों कि बहुत मजा आता था बचपन में। ठीक है। रामानंद शास्त्री जो था वो सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब ये बेसिकली रामेश्वर जो टेम्पल है आपके साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, उसके मुख्य प्रीस्ट रहे, पंडा बोलते हैं इसको। ठीक है। पंडा मतलब पुजारी, तो पुजारी के बच्चे थे ये। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम। तो बाद में अपना पापा का ये पद लेता है।
और वो भी जो है वहां रामेश्वरम का पुजारी बन जाता है, ठीक है ना। और देखिए अरविंदम क्या करता है, वेंट इनटू बिजनेस, ये बिजनेसमैन बनता है। क्या चीज करता है बेटा, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ विजिटिंग पिलग्रिम। मेरा एक दोस्त है दीपू नाम का, वो भी यही काम करता है ठीक है ना। तो बचपन में हम लोग रहते हैं, कोई डॉक्टर बन गया, बाद में कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई दुकान खोल दिया बड़ा सा। अच्छा लगता है जब दोस्त लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरा एक दोस्त है वो यही काम करता है। पिलग्रिम यानी कि मतलब जब तीर्थ यात्री होते हैं ना, वो एक्चुअली अपनी एजेंसी चलाता है। यहाँ से जिसको अयोध्या जाना है, बड़ी दूर दूर इसकी गाड़ियाँ जाती हैं, समझे। तो वही उसका जो सेकंड दोस्त है अरविंदम, यही काम करने लग गया। शिव प्रकाशन जो है क्या बन जाता है, बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज। जो साउथ साइड में रेलवे होती है उसको सदर्न रेलवे बोलते हैं, नॉर्थ साइड में तो उसको बोलते हैं नदर्न रेलवेज। वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं और फूड का केटरिंग का संभालते हैं। तो देखिए कि 3 दोस्त इधर सेट हो गया, चौथा दोस्त यानी कि मैं बन गया प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनने से पहले मैं प्रोफेसर बना, उससे पहले मैं साइंटिस्ट बना। तो भाई लाइफ तो है भाई बंदे की, मेहनत करा है बंदे ने, है ना। चलिए अब ये कुछ कहानियां बताते हैं कि वहाँ क्या क्या हम लोग माहौल फील करते थे। कहा जाता है ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी, एक मेला टाइप का होता था उस समय वहाँ पे, कि आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ लॉर्ड फ्रॉम टेम्पल। बहुत बड़ा सेंटेंस है बाबा, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कहा गया ना कि एक राम सीता का कल्याणम सेरेमनी होता था, राम सीता की शादी कराई जाती होगी वहाँ पे काइंड ऑफ। तो हम और हमारे फैमिली जो है ना, राम और सीता का आइडल इधर से उधर करते थे जहाज से। जहाज मतलब बड़ा वाला जहाज नहीं, छोटा वाला जो क्या बोलते उसको, बोट। बोट से इधर उधर करते थे। और हम तीर्थ यात्री को भी मतलब जहाज अथी नाव से सहायता किया करते थे। यही बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट। प्रोफेट वही मुसलमान के जो आपके रहे दूत, अल्लाह के दूत को प्रोफेट बोला जाता है बेटा। और रामायण की कहानियां या स्टोरी जो है ना, ये हमारी दादी नानी हमको सुनाया करती थी। कहने का मतलब आपको पता है, एक बात बताएं, आज से अगर 60-70 साल पहले जाओगे, ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं करूंगा, 60-70 साल पहले जाइए, जब रामायण होता था गांव में ना, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों बैठ के देखते थे साथ में, समझे। देखते थे कि रावण वध कैसे हो रहा है, कुंभकर्ण कैसे मरा, सीता का हरण कैसे हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों बैठ के एंजॉय करते थे, उस चीज को देखते थे, ठीक है ना। क्योंकि रामायण महाभारत ये किसी कहने कि हिंदू से जोड़ देते हैं हम लोग, गलत बात है। रामायण की जो लर्निंग्स है ना, वो सभी के लिए है भाई, ठीक है ना। तो ऐसा होता था, लेकिन अभी थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा एक दिन, क्योंकि चीजें सही हो जाती हैं एट द एंड। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, 5th स्टैंडर्ड में। तो हमारा जो रामेश्वर का एलिमेंट्री स्कूल था, बेसिकली प्राइमरी स्कूल, उसमें एक टीचर आए थे। और उस समय मेरी आदत थी, मैं अपनी पहचान लेके चलता था, एक टोपी पहनता था माथे पे, ठीक है ना, जो कि मेरे मुस्लिम होने का पहचान था। और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था बीच में, वही क्या नाम था बंदे का, नाम भूल गया मैं, रामानंद शास्त्री जो है, देखो रामानंद नहीं, रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था, जो कि हाथ में एक सैक्रेड थ्रेड पहनता था बेटा। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र धागा, थ्रेड मतलब धागा, ठीक है ना। तो टीचर को ना ये बात पची नहीं। टीचर क्या है, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। कुड नॉट स्टमक का मतलब उसको पचा नहीं है बात, फिर हिंदू के साथ मुसलमान बैठा हुआ है, वो भी टोपी पहन के। तो क्या किया, उसको अलग कर दिया, पीछे भेज दिया, ठीक है ना, पीछे भेज दिया, कि पीछे बैठो शांत में। रामानंद शास्त्री जो है वो बेचारा अकेले पड़ गया, एंड अटरली डाउनकास्ट, सैड हो गया, डाउन फील करने लगा, मतलब लो फील करने लगा वहां पे, उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और इसको क्योंकि पीछे भेज दिया गया था इसके प्यारे दोस्त को। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्ट टू द लास्ट रो, मतलब बताया गया कि वो बेचारा रोने को हो गया एकदम। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है। तो लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, ठीक है, समन द टीचर, समन का मतलब होता है बुलाना। और रामानंद शास्त्री घर पे जाके बोल दिया होगा कि पापा पता है एक नए गुरुजी आए हैं ना, वो आज कलाम को पीछे भेज दिए। ऐसे हम लोग साथ में बैठते थे,
पता नहीं क्या हुआ, बच्चों को नहीं पता ये चीज, तो ऐसे नहीं बोलोगे पापा मुझे नहीं पता क्या बात है, कलाम को पीछे भेज दिए और पूरी क्लास उसको पीछे रखें, बाकी टीचर ऐसा नहीं करते थे या ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके पिताजी को तो पता चल गया कि अच्छा बेटा ये मामला है, तो उनके पिताजी ने टीचर को बुलाया और बड़ी डांट फटकार लगाई, ठीक है ना। पिताजी बोलते हैं कि देखो ऐसा है बेटा, टीचर को समझा रहे हैं कि he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children। ये जो सोशल इनइक्वलिटी जो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम जातिवाद वगैरह, ये सब गलत है। इस इंटॉलरेंस को रोकिए। इंटॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति का ना होना, और सहिष्णुता बोलते हैं इसको हिंदी में। कहने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा बात पे झड़प हो जाना, बहस हो जाना, वो सब चीज नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। ही ब्लंटली, ब्लंटली का मतलब होता है बहुत कड़ाई से, डायरेक्टली एकदम फेस टू फेस उसको बोले कि देख भाई या तो अपॉलॉजी, या तो माफी मांग ले, या तो छोड़ दे स्कूल, और स्कूल ही मत छोड़ो, आइलैंड भी छोड़ दो, ठीक है ना। या तो माफी मांगो बच्चों से और मुझसे, या तो स्कूल छोड़ दो, और स्कूल नहीं छोड़ो आइलैंड भी छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, तुम जैसे लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है जो यहाँ पे उन्माद फैलाए, है ना। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन। बेसिकली बताया गया है कि टीचर को अपनी गलती का एहसास हो गया। रिग्रेट मतलब गलती का एहसास होना होता है, आप लोग जानते हैं, ओके। उसको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है मलाल, हिंदी में मलाल बोलते हैं, और ऐसे काइंड ऑफ क्षमा मांग लेता है ये लक्ष्मण शास्त्री से, ठीक है ना। तो हर चीज का हिंदी मतलब पता नहीं होता मुझे कई बार, लेकिन कन्विक्शन का मतलब मलाल होता है, मेरे ध्यान में आ गया, मतलब क्षमा मांग लिया, उसको अफसोस होने लगा क्या यार तो गड़बड़ की बात है। चलिए, तो चीजें फिर सुधर जाती हैं, देन उसके बाद टीचर वैसा बिहेवियर नहीं करता है। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। हाउएवर माय साइंस टीचर, क्या लिखा है देखिए, अब यहां से समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि ठीक है चीजें तो चल रही हैं, लेकिन रामेश्वरम जो था वो आइलैंड जो था ना, ये बड़ा ही रिजिड था। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, हार्ड। किस चीज के मामले में? सेग्रीगेशन के मामले में, ऑफ डिफरेंट रिलीजन या सोशल ग्रुप। कहने का मतलब उसमें अलग अलग तरह के लोग तो रहते थे, लेकिन सब मिलकर रहते थे, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, कदर करते थे, किसी तरह का कोई लड़ाई मारा पिटी झगड़ा गाली गलौज नहीं। अभी हमने रामायण वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो पहले होता था, ठीक है ना। तो मेरे जो साइंस टीचर थे इनका नाम क्या है? शिव सुब्रमण्य अय्यर। ये अय्यर साइंस पढ़ा रहा है क्या? ये अय्यर वही है क्या जो मैं सोच रहा हूं? शिव सुब्रमण्यम, बड़ा लंबा नाम है भाई, अय्यर से याद रखिएगा। तो अय्यर सब इनको बुलाते हैं जो कि एक ब्राह्मण थे बेसिकली, इनको घर पे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, मैंने 7th क्लास में हिंदी के बुक में पढ़ा था, पूरा का पूरा कहानी सेम टू सेम, ठीक है। तो अय्यर बुलाते हैं इनको घर पे कि बेटा चलो ठीक है, he did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say कलाम I want to, मतलब उसके टीचर उसकी बड़ाई कर रहे हैं, अभी खाने पे बुलाएंगे थोड़ी देर में। उसके जो साइंस के टीचर हैं अय्यर, वो उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, बोल रहे कलाम बेटा देखो ऐसा है, I want you to develop so that you are up on par with the highly educated people of the big cities। बेटा मैं ऐसा चाहता हूं ना कि तू डेवलप करे, मैं चाहता हूं कि तू डेवलप करे, तू पढ़ाई लिखाई करे, तू मेहनत करे, सो दैट यू कैन पार विथ अदर। पार का मतलब होता है इक्वल, पार का मतलब होता है इक्वल। और किससे इक्वालिटी दिखानी है बेटा? जो बड़े बड़े शहर हैं उसके लोगों से कंधे से कंधे मिला के चलना बेटा, तेरे अंदर टैलेंट है, तू होनहार है। इसके टीचर हमेशा इसको क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे। वन डे वो उसको खाना खाने के लिए बुलाते हैं घर पे, लेकिन इनकी जो वाइफ थी ना, एक कंजर्वेटिव वाइफ, कंजर्वेटिव का मतलब होता है वही पुरानी सोच वाले, पुरानी धारणा रखने वाले लोग को कंजर्वेटिव बोला जाता है। मैंने अभी बोला था शायद शुरू में, कंजर्वेटिव माइंडसेट, ठीक है ना, तो वही होता है। तो खाना खाने के लिए तो बुलाते हैं, लेकिन इनकी जो वाइफ है ना, कहाँ गई? शी रिफ्यूज टू सर्व मी, खाना देने से मना कर दी ना, इसको किचन में नहीं खिलाएंगे,
खिलाना है तो बाहर खिलाओ और पत्तल में खिलाओ इसको, ठीक है ना, प्लेट में ना देने वाली खाना में, यही प्लेट में वो खाएगा फिर वही प्लेट में मैं खाऊंगी, ये मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है। तो अय्यर को ये सब अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अय्यर वॉज नॉट परटब, मतलब वो उस समय ज्यादा ना ऐसा काइंड ऑफ कहें कि गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है ना, उस समय वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, वो जानते हैं, वो जानते हैं, समझदार टीचर है भाई, इतना जल्दी टीचर को गुस्सा दिलाना आसान नहीं है, टीचर लोग बहुत देरी से गुस्सा होता है, लेकिन टीचर जब गुस्सा हो जाता है तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो अपनी वाइफ पे वो गुस्सा नहीं किए, ठीक है, गुस्सा नहीं करते हैं, और बावजूद इसके इतना कुछ होने के बाद वो अपने हाथों से जो है ना उस छोटे से बच्चे कलाम को खाना खिलाते हैं, उसको मील सर्व करते हैं, ठीक है बेटा। हिज वाइफ वाच्ड अस, उसकी वाइफ देख रही है, छुप के गेट के पीछे से देख रही है, किचन के डोर से, कि खा रहा है खाना ही तो, ठीक है ना, और हस्बैंड से ज्यादा जवान नहीं लड़ाई। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. तो ये कलाम सोच रहे हैं कि मुझे लगता है ना कि वो देखना चाहती थी दूर से छुप के, क्या देखना चाहती थी, वो देखना ये चाहती थी कि मैं किस तरह से खाना खाता हूँ, मैं किस तरह से पानी पीता हूँ, खाना खाने के बाद किस तरह से तुम मतलब वो पूछता हूँ, सब चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी, ठीक है ना। चलिए, कि ये तो मुसलमान है, कहीं ये किसी और तरीके से तो नहीं खाता, कहीं बायां हाथ से तो नहीं खाता, कहीं मुंडी ऐसे करके ऐसे तो नहीं खाता, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर ऑल आर ह्यूमन। और सबसे कमाल की बात है वी आर इंडियंस यार। देखिए कुछ लोगों के चक्कर में बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुसलमान लोग, तो सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, पहली बात, ठीक है ना। अब जैसे खान सर का ही एग्जाम्पल मैं पहले भी एक दो बार ले चुका हूँ, फिर से लेता हूँ, ऐसे लोग चाहे कलाम साहब जैसे लोग, हर मुसलमान को ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ये लोग अपना इमेज थोड़ा खराब करके रखा है, कभी कहीं बम फोड़ देगा, कहीं कुछ कर देगा, आतंकवादी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उनकी वजह से इनका भी नाम खराब हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो भरोसा टूट जाता है इमेज जब खराब होता है तो। हालांकि सब तो वैसा नहीं होता है, ये तो आपका भी विवेक जानता है, विवेक का मतलब बुद्धि, ओके। खैर, तो अय्यर साहब जो है उनको खाना खिलाने के बाद बोलते हैं कि बेटा ठीक है, तुमने नेक्स्ट वीकेंड भी आना, मैंने अगले संडे को भी हमारे यहाँ आना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हालांकि मैं उस चीज पे हेजिटेट करता हूँ, तो अय्यर सर ये देखते हैं कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सर मुझे बोलते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तुम जब सिस्टम चेंज करने का सोचोगे ना, ये मतलब बोलते हैं उसके टीचर, जब तुम सिस्टम चेंज करने का सोचोगे तो तुम्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम तो मतलब फेस करने ही पड़ेंगे, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। चलिए, When I visited his house the next week, अब इस अगले संडे को जब ये अय्यर सर के घर में जाते हैं दोबारा, तो क्या देखते हैं वहां पे, देखते हैं कि बिहेवियर ही चेंज हो गया है। अय्यर सर की जो वाइफ है ना, वो खुद उनको किचन में लेके जाती है हाथ पकड़ के, ठीक है, और उनको खाना खिलाती है बड़े प्यार से, वो भी अपने हाथों से। इनका तो होश ही उड़ जाती, कह रहे बाबा पिछले हफ्ते तो महिला कुछ और थी, आज क्या हो गया। अय्यर सर ने समझाया होगा और वो समझ गई होंगी, महिला समझदार है, बस थोड़ी सी भटकी हुई है, कभी कभी लोगों को समझाओगे तो समझेंगे नहीं, ठीक है ना। कई बार मैंने देखा है कि जब लोग बहस करते हैं वो गलत भी रहेंगे, आपकी बात सही भी रहे, फिर भी वो नहीं मानते हैं। लोग यहाँ पे आपकी बात सुनते इसलिए हैं ताकि काट सके उसको, ठीक है, समझने के लिए नहीं, तो ऐसे लोग थोड़ा दूरी बनाइएगा। हाँ, तो उस समय जो है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, आगे की बात करते हैं अपन। फ्रीडम वॉज इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है पास होना। आपको पता ना कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ उसके जस्ट 2 साल बाद हम लोग को आज़ादी मिल गई थी, क्योंकि अंग्रेज लोग का इतना लॉस हो गया था कि अब हमारे खर्चे वो नहीं उठा पा रहे थे, इधर से हम लोग अलग फोर्स किए रहते हैं कि हमको जो आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, तो अंग्रेज एट बैंक परेशान होकर छोड़ देते हैं। तो यही लिख रहे हैं कि आज़ादी बहुत पास थी, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ओके। अब भारत के लोग अपना एक अपना भारत बनाने जा रहे थे, गांधी जी ने ऐसा बयान रखा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म। ये क्या है,
ऑप्टिज्म का मतलब होता है आशा, और होता है आशा या आशावादी लोग बेसिकली। तो सारे ने आशा लगाई, एक ऐसी आशा जो जल्दी ही पूरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने डिक्लेयर किया। और उससे पहले का कांड आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन, नेहरू जी ने झंडा लहरा दिया था, है ना। ये सब सुना है कहानी आप लोग, टीचर बताते हैं कि नहीं, स्कूल में बताते हैं, टीचर से पूछेगा ये सब चीजें। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। अब हमारे जो है ना कलाम साहब थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो अपने पापा से पूछते हैं कि पापा मुझे ना यहाँ पे जाना है, इस जगह का नाम क्या है, रमननाथपुरम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हायर स्टडीज के लिए। तो इनकी मम्मी वहाँ पे इमोशनल हो जाती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे जाने दूँ उतना दूर, मुझे मतलब कैसे जाएगा, ये बच्चा है अभी। पापा से परमिशन लेते हैं। चलिए, he told me as if thinking aloud, अबुल I know you have to go away to grow। अब इनके बाबूजी बोलते हैं कि बेटा तो ऐसा है, मुझे पता है कि तुम्हें जाना है, ठीक है, और तुम्हें ग्रो करना है हायर स्टडीज के लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं चिड़िया वाला, कि चिड़िया जब बड़ा होती है तो अपना घोंसला तो छोड़ती ही है, तो उस घोंसले में नहीं रहती है, वो अपना घोंसला बनाती है, अपना आसमान। ये सब हम लोग डायलॉग पहले भी सुन चुके हैं मूवीज वगैरह में, सुने कि नहीं सुने हैं। चलिए, तो ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उनकी मम्मी, जैसा मैंने बताया अभी, कि बगल में खड़े होकर सब सुन रही थी और थोड़ी दुखी थी कि मेरा बच्चा जो है कैसे रहेगा नए शहर में, ऐसे करेगा, हमें छोड़ के जा रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा ज़्यादा दुलारा होता है, सबसे जो छोटा रहता है। तो इनके बाबूजी मम्मी को समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं है। खलील जिब्रान बेसिकली काइंड ऑफ एक, अब मुझे नहीं पता, सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन एक कोई कवि थे उस समय के जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, ठीक है ना, उनके बारे में। उनसे मतलब जैसे हमारे यहाँ कबीर कैसे हुए, संत कबीर या रहीम के दोहे अपन पढ़ते हैं, उसी तरह खलील जिब्रान एक व्यक्ति रहे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे धर्म वगैरह को लेकर, ठीक है ना। तो खलील जिब्रान के कुछ वर्ड्स वहाँ पे दोहराए गए। उन्होंने कहा कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। मतलब आपके बच्चे आपके नहीं, वो तो भगवान के बच्चे हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपका अधिकार सिर्फ उनको प्यार करने का है, ठीक है, आप उनको प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, उनका पालन पोषण कीजिए, लेकिन उन पर दबाव नहीं बनाइए, मतलब अपने थिंकिंग नहीं थोपिए। मैं अपने बच्चे को यह नहीं कह सकता हूं कि बेटा तो इंजीनियर बन, क्योंकि मेरा इंजीनियर बनने का सपना है। भाई वो मेरा सपना है, मैं उस पर क्यों थोपूं, हो सके उसको कुछ और करना हो। तो यही बताने का प्रयास किया गया है यहाँ, ठीक है ना। कहा गया दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। इनके पिताजी बोल रहे हैं कि आपके बच्चे जो है ना आपसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये आपके नहीं होते हैं, ये होते हैं खुदा के। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट। अपना उस पर ना थोपना नहीं विचार, बच्चे को प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, सारी चीजें दीजिए, ठीक है ना। चैप्टर हो गया खत्म। तो चैप्टर देखा कितना स्मूथली हम लोग इसको पढ़ ली, कितने आसानी से, कोई दिक्कत आई कहीं पर नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं बहुत महान व्यक्ति रहे, ठीक है ना। और ऐसे में हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इनका जब अंतिम समय आया ना, इनको पता था कि मेरी तबीयत खराब है। इनकी मृत्यु जो है 2015 में होती है, जुलाई 2015 में, और पढ़ाते पढ़ाते ये मर गए, शरीर त्याग दिया पढ़ाते पढ़ाते, मतलब अंतिम सांस तक पढ़ाते रहे। IIM आप लोग जानते हैं क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो IIM शिलोंग है एक मेघालय में, वहाँ ये लेक्चर दे रहे थे बच्चों को, और लेक्चर देते देते अचानक से शरीर का त्याग कर दिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भाई, इनको डायरेक्ट स्वर्ग मिलता है। खैर आप लोग जो बच्चे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए बेटा, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। फिलहाल मैं चलता हूँ, बाय बाय।